तो आप सब कैसे हैं। आज मैं वर्ग 12 के जीव विज्ञान के कुछ 2 अंक के प्रश्न एवं उनके उत्तर लेकर आया हूँ। ये कुछ गेस किए हुए 2 अंकों के प्रश्न हैं। इनको आप देखें, दोहराएं, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। ये लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो पीछे कई वर्षों में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप ऐसे प्रयास करें, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार दोहराएं, प्रैक्टिस कर लें और इसी टाइप से आपको हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों का भी अगले वीडियो में कुछ गेस किए हुए क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपका अंक बढ़िया से प्राप्त हो सके। आइए आपको मैं पीडीएफ द्वारा जो आज के कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें। कूट फल क्या है, उसके एग्जाम्पल देने हैं। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाता है, जैसे नाशपाती, सेब आदि। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछे कूट फल इनमें कौन है, तो इसके एग्जाम्पल है नाशपाती, सेब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक फलों को लिखें। मोनोकार्पिक फलों को लिखें। इसका उत्तर है वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पेल से होता है वह मोनोकार्पिक फल कहलाता है। यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मोनोकार्पिक फल पूछ सकता है या सत्य फल पूछ सकता है। तो मोनोकार्पिक फल या सत्य फल दोनों का विकास एक कार्पेल से होता है और वही मोनोकार्पिक फल कहलाता है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेखित चित्र बनाएं एवं इसे सभी घटकों के बारे में संक्षेप में लिखें। इसके आंसर होंगे ये शुक्राणु का चित्र है। शुक्राणु का एक ऊपर पंचभुजीय चित्र होता है और ऊपर शीर्ष निकला हुआ रहता है और उसके बाद से एक समान आकार का थोड़ी सा लंबा होता है और पूंछ बना होता है, जिसमें ये पूरा शुक्राणु शीर्ष, मध्य और पूंछ में बटा होता है। इनका 3 भाग होता है। शुक्राणु के एकदम शीर्ष वाले अगले भाग पर जीव द्रव्य कला प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है जिसे अग्रपिंड कहते हैं, और उसके बाद के भाग को केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ कहते हैं, और जहाँ गर्दन होती है उसे ग्रीवा कहते हैं, और उसके मध्य भाग में सूत्र कणिकाएं यानी कि गुणसूत्र होते हैं जिसे माइटोकांड्रिया भी कहते हैं, यानी इसमें माइटोकांड्रिया भी होता है। और जो लास्ट भाग होता है शुक्राणु का पूंछ, उससे वह तैरने का कार्य करता है। यहाँ आपको उत्तर में भी लिखा है, शुक्राणु का ऊपरी फूला हुआ भाग सिर कहलाता है जिसके मध्य में एक अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी ऊपरी सिरा टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम से ढका हो रहता है। यह भाग गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है जिसमें निषेचन के दरमियान मादा युग्मक में प्रवेश के लिए सहायक एंजाइम उपस्थित होता है। यानी जो ऊपरी सिरा होता है उस पर मादा अंडाणु में प्रवेश करने के लिए एंजाइम भी होता है। ग्रीवा सिर के पीछे का एक छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है जो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होता है। उसी यहाँ मध्य भाग जो है, यहाँ देखेंगे आप शुक्राणु का मध्य भाग, शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकांड्रिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। अगला है लास्ट भाग पूंछ। यह कोशिका द्रव द्वारा निर्मित भाग है जो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है एवं सक्रिय बनाए रखती है। इसके मध्य भाग में एक तंतुमय संरचना एक्सोनिन उपस्थित होता है जो बाहर तक निकला हुआ होता है। एक वयस्क नर में प्रतिदिन करीब 10 पावर 12 से 10 पावर 13 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उलोवेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित होना चाहिए। यहाँ पर निषेचित लिख दिया है, निषेधित है यानी बैन है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए, टिप्पणी करें। यहाँ पे लिख रहा है कि बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उलोवेदन एमनियोसेंटेसिस जांच, यानी कि यह एक एमनियोसेंटेसिस ऐसी उलोवेदन या एमनियोसेंटेसिस
सेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भ का निर्धारण होता है कि गर्भ मादा है या नर है। ठीक है। जांच भ्रूणीय लिंग निर्धारण लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध उचित है क्योंकि यह खतरनाक प्रवृत्ति है। इसे शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है तो एमटीपी करा दिया जाता है। ठीक है। एमटीपी एक सर्जिकल एबॉर्शन प्रक्रिया है। ठीक है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। इससे समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात भी बिगड़ सकता है, जिसके कारण वैवाहिक समस्याएं तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस कारण इस विधि पर हमारे देश में प्रतिबंध हुए है जो उचित है। ठीक है। उसके बाद से है एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मेडिकल यानी कि चिकित्सीय प्रक्रिया द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसी को एमटीपी कहते हैं। एमटीपी में लिखा है यहाँ उत्तर में देखेंगे। एमटीपी विधियों को सुधारक विधियाँ भी कहते हैं। इन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब गर्भ ठहर गया हो। गर्भपात तथा चूषण ऐसी दो सुधारक विधियाँ हैं जिनके द्वारा गर्भ को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा हार्मोन के उपयोग से समाप्त किया जाता है। देखिए गर्भ नुकसान करने की ये प्रक्रिया है एमटीपी, जो एक चिकित्सीय प्रक्रिया है। जो गर्भ ज़्यादा दिन का हो जाता है, लगभग 3 माह से कम ही होना चाहिए तभी हो पाएगा। 3 माह से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वो वंध्यता कहलाता है। वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिस अवस्था में वह प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं कर पाता हो, यानी वह पिता नहीं बन पाता हो, माँ नहीं बन पाती है, दोनों दंपति माँ और पिताजी, तो वह वंध्य कहलाते हैं। उनकी वह अवस्था वंध्यता कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है, यानी कि ब्लीडर्स रोग, मानो जो रक्तस्राव होने लगता है, रुकता नहीं है। तो हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर होता है, नर में, या उसमें दोनों ही दोषी जीन होते हैं जो एक्स गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। मादा में सामान्य जीन से वे पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा रक्त का स्पंदन नहीं होता। परिणामतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता ही नहीं। इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग या रक्तस्रावी रोग भी कहते हैं। संलग्नता को परिभाषित करें। दो होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना को संलग्नता कहते हैं। संलग्नता एक ऐसी घटना है जो एक ही जीन पर दो तरह के एक ही गुणसूत्र पर दो भिन्न गुण वाले जीन व्यवस्थित रहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही क्यों पौधा चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि यह वार्षिक होते हैं, इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है और यह आसानी से अपने बाग बगीचे में उगाए जा सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? एक रोग है। यह एक गुणसूत्रीय विकार है। यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इसमें लिंग गुणसूत्र एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद रहने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम 44 प्लस XXY हो जाता है, यानी रहना चाहिए 46 हो जाता है 47 एक एक्स के बढ़ने के कारण। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इनमें मादा लक्षण परिलक्षित होते हैं, जैसे स्त्री की भांति बक्ष की वृद्धि यानी स्तन उनका बढ़ जाता है। ऐसे पुरुष प्राय बांझ होते हैं, यानी वो जन्म नहीं कर सकते क्योंकि इनमें शुक्राणु बहुत कम बन पाते हैं। डीएनए आरएनए के बीच अंतर है अगला क्वेश्चन। इसका उत्तर है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए का पहला, इनमें साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, यानी CATG पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार, जबकि इनमें नाइट्रोजनी क्षार ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल पाए जाते हैं। यानी कि जो उनमें थाइमिन होता है डीएनए में, इनमें उसके जगह पे यूरेसिल आ जाता है।
टोटल 5 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 4 इसमें 4 इसमें। तो इसमें थायमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता है, और इसमें यूरेसिल होता है, थायमीन नहीं होता है। बकिया दोनों में सेम सेम तीनों नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। अगला इसमें अंतर है, यह जो यह डीएनए, यह ड्यूअल हेलिकल संरचना है, यानी कि यह इसमें 2 श्रृंखलाएं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। यह सिंगल धागे की समान संरचना है, यानी कि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल संरचना होती है। मलेरिया क्या है? मलेरिया के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। मलेरिया शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण महाद्वीपों जैसे अफ्रीका एवं एशिया की सामान्य बीमारी है। इसके रोगजनक प्लाज्मोडियम परजीवी की 4 प्रजातियां 4 भिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। इसमें दिया है, इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। और मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को ढोती है। यहाँ पे आगे है जन्मजात रोग की परिभाषा दें। जन्मजात रोग क्या है? वह रोग जो जन्म से ही हो वह जन्मजात रोग कहलाता है। आगे इसमें देखेंगे जैसे जन्मजात रोग अंधापन होता है, बहरापन होता है आदि। कैंसर के 2 लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो कैंसर के 2 लक्षण है, पहला है भार में कमी होना, और दूसरा शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, यानी कि वहाँ पे ट्यूमर टाइप हो जाना किसी भी भाग में, आंतरिक भाग हो या बाएं भाग हो। बाहरी भाग जो हम देख सकते हैं, आंतरिक भाग जो हम देख नहीं सकते, उसके किसी भाग में वृद्धि हो जाती है और शरीर के भार में कमी होने लगती है। अगला है मौन मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो मधुमक्खी पालन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, इसमें यह 5 नंबर में भी पूछ सकता है। इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखवाना होगा या लिखना होगा। शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या अथवा मौन पालन कहलाता है। इसका 2 नाम दे दिया है, देखिए, मधुमक्खी पालन और मौन पालन। शहद के उच्च पोषक मान तथा इसके औषधीय महत्व के कारण मधुमक्खी पालन का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देसी प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती हैं, जिसका क्रांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। यह उद्योग एक आयजनक व्यवसाय बन चुका है। मधुमक्खियां हमारी बहुत ही फसलों जैसी सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागण भी कराती हैं। देखिए, यहाँ पे परागणक भी होती हैं, ये परागण क्रिया करा देती हैं। बहुत से ऐसे पुष्प होते हैं। पुष्पीकरण के समय यदि इनके छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। यानी कि देखिए, फसल का ये जो पुष्प होते हैं उनमें परागण क्रिया भी मधुमक्खियाँ कराती हैं। परागण क्रिया कराने से उनमें जो दाने होंगे वो पकड़ लेंगे, जो फल होंगे वो पकड़ लेंगे, और उनके बीच निषेचन हो जाएगी तो फल पकड़ लेंगे और इनका मधु भी, उनसे शहद भी प्राप्त हो जाएगा। अगला है कुक्कुट पालन। मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं अथवा कुक्कुट फार्म प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण दें। मुर्गी फार्म में घरेलू मुर्गियां व तत्वों तीतर आदि के देखभाल, यानी जितने भी कुछ पक्षी जाति के हैं बीज वर्ग के, जैसे मुर्गी हो गया, तीतर हो गया, बतख हो गया, गौरैया हो गई, ये सब कुछ ऐसे चीज़ हैं बीज वर्ग के जिनका देखभाल यदि किया जाए, उसका जनन क्रिया, लालन पालन उसके जो भी उत्पाद हैं जैसे मांस और अंडे के सफल प्रबंधन ही मुर्गी फार्म प्रबंधन कहलाता है। इसकी सफलता के लिए फार्म के क्षेत्रफल के हिसाब से मुर्गियों की संख्या रखना, मुर्गियों को रोगों से बचाव के लिए टीके का प्रयोग, सांपों बिल्लियों एवं कुत्तों से बचाने की व्यवस्था करना, ठंड गर्मी से बचाव की व्यवस्था करना तथा पौष्टिक आहार की उपलब्धता आवश्यक है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं अगर हम करते हैं एक एबीज वर्ग के जीवों के लिए, कुछ पक्षियों के लिए, तो वह मुर्गी पालन कहलाता है। बीटी काटन से आप क्या समझते हैं? बीटी काटन यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, यहाँ कहीं कहीं बीटी कपास भी दे देता है, ठीक है। क्राई प्रोटीन इसी से संबंधित है। यह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी
एक प्रकार का विष है जो एक जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा उत्पादित होता है। यानी देखिए यहाँ बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम है इसका, तो बी और थूरी जो पड़ा है वहीं बी और टी है, ठीक है, जिसे संक्षेप में बीटी कहते हैं। आगे दे भी दिया है। बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनित होकर पौधों में प्रकट होकर कीटों या पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है। बीटी काटन इसी का एक उदाहरण है। तो बीटी काटन देखिएगा, जो कपास के पौधे में विष उत्पन्न करने के लिए बीटी जीवाणु के जीन, विष वाले जीन का जो समावेश कराया जाता है उसी को बीटी काटन कहते हैं। और काटन से रुई होता है, रुई कौन देता है? कपास देता है, इसीलिए इसका नाम। और यहाँ पे जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो जीवाणु है उसी के विष उत्पन्न करने वाले जीन को इसमें प्रवेश कराया जाता है, इसीलिए इसको बीटी काटन कहा जाता है। चूँकि बैसिलस थुरिंजिएंसिस का शॉर्ट नेम बीटी है और काटन में इसके विष उत्पन्न करने वाले जीन का समावेश कराया जा रहा है, इसीलिए इसे बीटी काटन नाम दिया गया है। बीटी कपास या जो जो विष उत्पन्न करता है जीन, उस जीन को क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें अथवा परजीवी जंतु क्या है, ऐसे जंतुओं से होने वाले 4 फायदों के बारे में बताएं। आगे दे रहा है ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ इस प्रकार हैं। पहला है, इससे अधिक दूध, मांस, अंडे का उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि जो ये संकर करा के बनाए जाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले, हाई गुणवत्ता वाले जो जीव, उन्हीं को हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। जैसे इसमें दूध, मांस, अंडे का उत्पादन हम ले सकते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न जीवों में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी उच्च होती है। इनसे प्राप्त जीव अधिक कार्यशील होते हैं। ये जंतु आर्थिक संरचना सुदृढ़ करने के आधार पर स्तंभ हैं, यानी करने के आधार पर हैं। निकोटीन क्या है? निकोटीन के बारे में आप देखेंगे। निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है, क्योंकि यह एड्रेनिल एवं यहाँ पे दिया है। निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है, क्योंकि यह एड्रेनलिन एवं एड्रेनलिन के स्राव को बढ़ाता है। एक ऐसा यह हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, उसका स्राव ये बढ़ा देता है, जिससे हमारे दिल के रक्तचाप, दिल की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप, प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी हमारा बढ़ जाता है, हमें तेजी आती है, हमें एक तरह का उत्साह उत्पन्न होता है, इसको बोलेंगे। आगे है यहाँ पे देखिएगा, जलोद्भिद, मरुद्भिद तथा समुद्भिद के बारे में उदाहरण लिखें अथवा जलीय पौधे तथा मरुद्भिद पौधों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। जलोद्भिद कौन पौधे हैं? वे पादप जो केवल जल तथा अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी आदि। मरुद्भिद वे पादप जो केवल अधिक ताप, गर्मी या मरुभूमि में उगते हैं, वृद्धि करते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं, जैसे यहाँ नागफनी हो गया। तो समुद्भिद क्या है? जो वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष रूप से नम वातावरण के लिए अनुकूलित हो तथा जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो, समुद्भिद कहलाते हैं, जैसे पालीगोनस, ब्रोमस आदि। आगे दे रहा है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों में अनुकूलन बताएं। कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों में अनुकूलन बताएं अथवा मरुस्थलीय पौधों के पारिस्थितिक अनुकूलन का उल्लेख करें। मरुस्थलीय उत्तर दे रहा है, मरुस्थलीय या शुष्क पौधों की पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला है, पत्तियां छोटी होती हैं, सल्क पत्र उनके या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कम से कम जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो पाती है। दूसरा है, पत्तियों में जल संचय करने योग्य ऊतक होते हैं। तीसरा है, रंध्र स्टोमेटल कैविटी में धसे हो रहते हैं। नागफनी इसका एग्जाम्पल है, यूफोरबिया है, आर्जेमोन है, एकेसिया है आदि जीरोफाइट मरुद्भिद के उदाहरण है। अगला इसमें दे रहा है सहभोजिता के बारे में कि सहभोजिता है क्या। सहभोजिता एवं असहभोजिता में अंतर बताएं अथवा सहभोजिता एवं असहभोजिता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे दिया है सहभोजिता के बारे में, केवल आप देखेंगे यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न हानि न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप एपीफाइट
के रूप में उगने वाले आर्किड और वेल के पीठ को आवास बनाने वाले वार्नेकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता। सहजीविता सहभोजिता का मतलब होता है ऐसा एक जीव जो दूसरे बड़े जीव पर अपना आहार लेने के लिए जीवित एक वास स्थान बना लेता हो और रहता हो, लेकिन जिस पर वह अपना वास स्थान बनाया है, जिससे वह अपना आहार ले रहा है, उस बड़े जीव को वह कोई न नुकसान पहुंचाता है, न ही लाभ देता है। अगला क्वेश्चन है भोजन श्रृंखला क्या है। यहाँ देखिएगा भोजन श्रृंखला क्या है। एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के दो आहार श्रृंखलाओं के जीवों के नाम लिखें। यह एक पोषक स्तर से दूसरे में भोजन का स्थानांतरण है। यह खाने वाले एवं खाए जाने वाले के रिश्तों को दर्शाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला इसमें दे रहा है दो प्रकार का होता है। ग्रेजिंग भोजन श्रृंखला, यह हरे पौधों से शुरुआत करता है जैसे घास, चूहा, सांप, बाज। दूसरा है डेट्राइट्स भोजन श्रृंखला, यह सड़े गले पदार्थों से शुरू होता है जैसे फिर यहाँ से वायुमंडल में संचरण, जो जैविक क्रियाविधि द्वारा चक्रिक रूप में पूर्ण होता हो, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यह परिघटना अनेक परजीवी एवं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकारक माइक्रोब्स द्वारा संपन्न। आप यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। हाल ही में यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। जैव विविधता क्या है, हाल ही में यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। अथवा में पूछा है जैव विविधता की परिभाषा लिखें तथा इसकी दो उपयोगिता का वर्णन करें। इसमें आंसर दिया है जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की समस्त जीवों, जातियों एवं पारितंत्रों का संग्रह है। इसके 3 स्तर हैं। पहला जीन स्तर, दूसरा जातीय स्तर, तीसरा सामुदायिक या पारितंत्र स्तर। हाल में इसके महत्वपूर्ण होने के निम्न कारण है। पहला, जैविक विविधता का अमाप जाने बिना ही हम इसे खोते जा रहे हैं। दूसरा, जैव विविधता का ह्रास जीवों के विकास की क्षमता जो पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए आवश्यक है को रोकेगा। तीसरा, जैव विविधता मानव को भोजन तथा नई फसलें स्रोत देती है। चौथा, यह हमें कई दवाएं तथा पेट्रोलियम के स्थापना स्रोत देती है। यानी कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता कहीं विशेष क्षेत्र के समस्त जीवों के, जातियों एवं पारितंत्रों का संग्रह है। विभिन्न प्रकार के समष्टि, व्यष्टि, समुदाय, पारितंत्र वहाँ पे जीवित रहते हैं, उसी को एक विशेष क्षेत्र का जैव विविधता कहते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के समान अंगों वाले, असमान अंगों वाले जीव पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर आप देखिए गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्मों तथा उनके गुण लिखें। उत्तर है इसमें पहला HD 2824 उच्च उत्पादकता एवं ससमय बुआई वाला है। दूसरा है HUW 234 मध्य उत्पादकता एवं लेट बुआई वाला। तीसरा है K 8027 निम्न उत्पादकता एवं वर्षा आधारित लेट बुआई वाला। अगला है HD 2888 समय पर बुआई वाला एवं वर्षा आधारित। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है बृहत रूप में अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है। अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो सकता है। आर्द्र जमाव वर्षा, कुहरा या बर्फ द्वारा अम्ल के आर्द्र जमाव कहते हैं। शुष्क जमाव वायु द्वारा बहाकर लाए गए कणों तथा अम्लीय गैसों को शुष्क जमाव कहते हैं जो धरती की सतहों पर बैठ जाते हैं। यानी अम्ल वर्षा क्या है, जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसें हैं जैसे SO2 गैस है, NO2 गैस है। ये सब गैसें जब ऊपर जाती हैं तो जलवाष्प के कणों से मिलकर अम्ल बनाती हैं और जो वर्षा होती है उसी के साथ नीचे गिर जाते हैं, तो इसमें आर्द्र कुछ अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है। अगला है संकटग्रस्त स्पीसीज को कम से कम एक संकटग्रस्त पौधे एवं संकटग्रस्त जंतु के उदाहरण नाम के साथ स्वधारण परिभाषित करें। यानी संकटग्रस्त स्पीसीज को कम से कम एक संकटग्रस्त पौधों एवं संकटग्रस्त जंतु के उदाहरण सहित परिभाषित करना है। वे वन्य जीव जाति जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है वह संकटग्रस्त है। जितने भी जीव जंतु हैं वन में रहने वाले, वन में या विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनकी जातियों पर संकट लगी हुई है, संकट पड़ी हुई है। उनको प्रकृति भी और
अन्य जो बड़े जीव जाति हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, या अन्य विभिन्न प्रकार से वे नष्ट हो रहे हैं, उनकी जातियां, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, तो वो संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। जैसे लाल पंडा जंतु एवं पीपर बर्बेरी, ये ऐसे जातियां हैं जो दिन प्रतिदिन, और भी बहुत सारे हैं, बाघ है हमारे यहाँ, या डॉल्फिन मछली है जो गंगा नदी में पाई जाती है, ये सारी मछलियाँ या ये अन्य जीव संकटग्रस्त ही हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो आज के लिए इतना ही लघु उत्तरीय प्रश्न में। बकिया हम बाद में आपको फिर से एक अगले दिन वीडियो बनाएंगे, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे देंगे, और आप इसको बढ़िया से रिवाइज करें। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आप इसको बढ़िया से दोहरा लें, बढ़िया से तैयार कर लें, वीडियो को बीच बीच में रोक कर देख लें। बहुत ज़्यादा मैं फास्ट थोड़ा बोला हूँ वीडियो लंबा होने के कारण। आप इसे देखें और अपने दो दोस्तों में कम से कम शेयर करें, कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।